देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। कंगारू हो गया, मौका 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 मौका। इंडिया 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 इंडिया। आज पूरा देश चिल्लाएगा हिंदुस्तान की टीम के लिए और सेमीफाइनल का महामुकाबला, जहां पर आज धोनी के शेर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए तैयार है और उन सबको चीयर अप करने के लिए हम भी हमारे स्टूडियो में यहां पर आप सबका स्वागत करते हैं। और साथ ही आज मार्केट के लिए भी बेहद अहम दिन, एक कमजोर सीरीज का आज अंत होने वाला है, तो आज पूरा एक्शन रहने वाला है। दिन भर आपको रहना है CNBC आवाज के साथ, जहां पर क्रिकेट और मार्केट साथ साथ होगा। गुड मॉर्निंग। नॉर्मली हम देखते हैं अनिल, बाजार में आप सिर्फ लाल और हरे रंग देखते हैं, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि CNBC आवाज स्टूडियो में ज्यादा नीला रंग छाया रहेगा, क्योंकि बाजार तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा नजरें रहेंगी कि इंडिया का जो एक मौका है कि वो दोबारा फाइनल तक पहुंचे। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल हमारे हाथ फिर से लगता हुआ दिखाई दे, उसके लिए पूरी तैयारी होगी। बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह की परफॉर्मेंस अब तक इंडियन टीम की रही है, ट्रेंड साफ है कि हमें जीतने में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। और देख लीजिए आप, न्यूजीलैंड ने सारे लीग मैच जीते, उसके बाद क्वार्टर फाइनल जीता, और हमने भी वैसा ही किया है। तो इसमें अगर आप ट्रेंड निकालने की कोशिश करें तो ट्रेंड बेहद साफ है। वैसे हर्षदा, एक बात सही है कि क्रिकेट और मार्केट दोनों को प्रेडिक्ट करना बेहद मुश्किल है, लेकिन बेहद आसान भी है, क्योंकि ट्रेंड अगर जब आपको पता हो तो फिर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और ट्रेंड जीतने का है हिंदुस्तान की टीम का, तो मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूं कि लगातार 7 मैच हम जीत चुके हैं, तो 8वां जीतने में दिक्कत नहीं, और लगातार 7 दिन से कमजोर हैं, तो मार्केट के ट्रेंड का भी अंदाजा लगाना ज्यादा आसान है कि 8वां दिन भी वैसा ही होगा। जी हाँ, और हमें इतनी बुरा नहीं लगेगा अगर इंडिया आज सेमीफाइनल जीत जाता है, क्योंकि पूरी टीम तैयार है उस जीत के लिए और जश्न मनाने के लिए, वो आप गारंटी से कह सकते हैं। एब्सोल्युटली, पूरा देश तैयार है इनफैक्ट इस जीत का जश्न मनाने के लिए और चीयर अप करने के लिए। जी, लेकिन अनिल, सवाल यही है कि शुरुआत कैसी रहेगी। हम मार्केट में भी कहते हैं कि शुरुआत कैसे करें आज के दिन, तो बॉलिंग या बैटिंग, क्योंकि अब तक हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने तमाम मैचेस में पहले बैटिंग की है और हमारे ही फेवर में फिर गेम रहा है। देखो हर्षदा, बैटिंग पहले करके तो हम जीतते ही आए हैं, तो उसमें तो कहीं कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन फर्ज करें कि हम पहले बॉलिंग करें, जो कि मैं प्रीफर कर रहा हूं, और उसकी वजह यह कि सिडनी की ग्राउंड है, कुछ तो घास रखी होगी, ऑस्ट्रेलियन बड़े चालाक लोग हैं, तो थोड़ी अगर घास छोड़ी होगी तो हिंदुस्तान की वो टीम है जिसने पिछले 7 मैच में 70 विकेट चटकाए हैं। मोहम्मद शमी ऐसे बाउंसर मारते हैं जो पहले कोई सोच नहीं सकता था। इन सारे बॉलर से बहुत डरते हैं। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े और कॉन्फिडेंट होंगे, हिंदुस्तान को तो हम पीट देंगे पहले बैटिंग करके, वार्नर मैक्सवेल सबको चलता कर देंगे। तो ऐसे में अगर पहले हमने बॉलिंग की तब भी दिक्कत की बात नहीं, हम फिर से लगातार 8वीं बार ऑल आउट करेंगे और उसके बाद हम जो करेंगे वो बैटिंग में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन होगा। आप तो जानते हैं चेज करने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं, और विराट कोहली की 2 बड़ी इनिंग जो है जो सेमीफाइनल और फाइनल में देखने को मिली। यहाँ पर वो तमाम प्लेयर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन वो इंडिया विनिंग फैक्टर्स क्या रहेंगे, विराट जैसे खिलाड़ी जमेंगे। और यहाँ पर आप देखिए लाइनअप काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी टीम सिर्फ बैट्समैन की नहीं रह गई है, अब एक ओवरऑल एक ऑलराउंडर टीम खड़ी है। बैलेंस टीम तो हमारी गई, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि
साउथ अफ्रीका क्यों हारा? क्योंकि जब बड़े मौके पर जाकर आप चॉप हो जाते हैं तो वो बड़ी दिक्कत होती है। हिंदुस्तान की टीम में एक बड़ा बैलेंस है एग्रेशन का, जहां कोहली, शिखर जैसे बड़े एग्रेसिव बैट्समैन है, और काम और कंपोज कैप्टन आपको चाहिए जो धोनी है, वैसा कैप्टन वर्ल्ड में किसी और टीम के पास नहीं। तो प्रेशर हैंडल करने में जो लोग माहिर होंगे वही वर्ल्ड कप जीतेंगे, और इसमें धोनी का कोई मुकाबला हो नहीं सकता है। वो टेस्ट में नंबर 1 बना चुके हैं, हमें T20 वर्ल्ड कप हमें जिताया, और दूसरी बार ये वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे। जी हाँ, अब तो फिंगर्स क्रॉस्ड, और हम सब चीयर करने वाले हैं आज टीम इंडिया के लिए। याद रखिए 9 बजे वो गेम शुरू होगा, और हम आपके लिए तमाम अपडेट, स्कोर भी आप देख पाएंगे CNBC आवाज पर, और आपको ये भी बताएंगे कि बाजार में क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल बाजार के लिए क्यूज कैसे हैं, प्रेशर की हम बात कर रहे थे, और प्रेशर साफ तौर से दिखा है ग्लोबल मार्केट्स पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए क्या स्थिति रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की? मैं, आप और पूरा देश जोश में है, लेकिन ये जोश दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रहा। हम ब्लू में है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स आप देखिए रेड में कारोबार वहां देखने को मिल रहा है। यूएस की बात करें, 1.5 से 2.5% की कमजोरी लेके वो बाजार बंद हुए, और तीसरे दिन लगातार वहां कमजोरी देखने को मिली, और ट्रेंड साफ होता नजर आ रहा है, और वो दरअसल नीचे की ओर है। 2 दिन पहले हम आपको बता रहे थे कि एक दिन बढ़त, एक दिन कमजोरी का सेशन यूएस में देखने को मिलता है। परसों वो ट्रेंड टूटा था, और कल इनफैक्ट फिर से जो कमजोरी हुई है, तीसरे दिन लगातार कमजोरी हुई, तो कुछ जो नीचे का ट्रेंड है वो दरअसल यूएस के मार्केट्स में बनता हुआ अब दिख रहा है। और डॉलर, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डॉलर जिस तरह से मजबूत हो रहा है, उसका इकोनॉमी के ऊपर, डेटा के ऊपर और कंपनियों के नतीजों के ऊपर कितना इंपैक्ट होगा, ये बाजार की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कल डॉलर में 0.5% के आसपास की कमजोरी आई, लेकिन पूरे साल में अगर आप देखें, ये जो 3 महीने बीते हैं अभी तक, उसमें 7% की बढ़त यूएस डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली है। तो वो एक चिंता का विषय है। और कल जो ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स आए थे, उसमें बाजार मान के चला था थोड़ी बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल डिमांड वीक है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी कमजोरी वहां देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो बाजार की चिंताएं हैं, उसका रिफ्लेक्शन नंबर्स में देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते हमने देखा बाजार में दिन के दौरान शुरुआत कमजोर हुई थी, उसके बाद प्रेशर बढ़ा, और 1.5 से 2.5% की कमजोरी लेकर यूएस के बाजार कल बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स भी आधे से 1.5% के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिली। टेक्नोलॉजी शेयरों में यूएस में सबसे ज्यादा प्रेशर था, वैसे रुझान यूरोप में भी देखने को मिला। डॉलर कमजोर हो रहा है, तो उसकी वजह से यूरो में बढ़त देखने को मिली है, तो उसका भी प्रेशर था, और ग्रीस की चिंताएं अब भी बरकरार है। तो इन सब फैक्टर्स के चलते यूरोप में भी कमजोरी का सेशन था। और एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो केवल 1-2 मार्केट जहां शंघाई में थोड़े से हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है, बाकी सभी बाजार आपको लाल निशान के साथ ही कारोबार करते नजर आएंगे। और ऐसे निफ्टी भी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ही कारोबार की आज शुरुआत देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल मार्केट के लिहाज से आज जो सेटअप है बेहद कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन देखने लायक बात होगी कि इंडियन शेयर्स और इंडिया के शेयर ये कैसे रिएक्ट करते हैं आज। जी हाँ, देखते हैं यहाँ पर कितना मौका दिखेगा आज कमाई का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो क्यूज है वो बेहद खराब ही है। अनिल, इस बीच हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशक उन्होंने लगातार खरीदारी की है। कल के दिन भी जहां पर हम काफी वॉलेटिलिटी देख रहे थे, कैश में काफी बड़ी मात्रा में पैसा आया है। ये बात सही है कि कैश मार्केट में कमिटमेंट बरकरार है एफआईएस की तरफ से, वहां कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है। यही वजह कि शायद आपको स्क्रीन उतनी तेजी से कमजोर होती नहीं दिख रही जितने की शायद आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन कई दिनों बाद हर्षदा ऐसा दिख रहा है, कल के आंकड़े बेहद खराब दिख रहे हैं, खासतौर से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि 1400 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली भारी भरकम है। और दिक्कत यह कि बिकवाली जो ज्यादा होती दिख रही है वो बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी कमजोर कड़ी है इस सीरीज के सेकंड हाफ की, और वहां पर किसी तरह के राहत और इंप्रूवमेंट के संकेत नहीं। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब तक बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग आती न दिखे, तब तक बाजार ऊपर के लेवल पर टिक पाएगा, इसकी संभावना बेहद कम है। और कल के सेशन में वहीं से ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखा है। दूसरा आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स का है, हालांकि बिकवाली बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो वायदा कारोबार में सीरीज की एक्सपायर के एक दिन पहले आप उम्मीद क्या करते हैं कि शायद शॉर्ट कवरिंग होगी, थोड़ी खरीदारी होगी, और खासतौर से तब जबकि ट्रेंड ये बताता है कि वायदा कारोबार में एक्सपायरी के कुछ दिन पहले तक बाजार अगर कमजोर रहे तो फिर एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले शॉर्ट कवरिंग जरूर आती है। लेकिन वैसा ट्रेंड कहीं नजर नहीं आ रहा, और ये ट्रेडर्स के लिए बड़ी चिंता की बात है कि आप 8,500 के लेवल के बेहद नजदीक हैं, डेटा उतने बुरे नहीं थे, कमजोर है, उसके बावजूद भी खरीदारी नहीं आती हुई दिख रही है। इसके साथ जो कुछ अगर थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन बाइंग हो रही, जो कल इतने फ्यूचर्स बेचे गए उसके सामने थोड़ी बहुत कॉल्स में खरीदारी होती हुई दिखी है, सेफ रहने के लिए आज से एक्सपायरी तक के लिए। लेकिन बड़े पॉजिटिव आंकड़े दिख रहे हो वायदा कारोबार में, वैसा नहीं है। हाँ, कैश मार्केट के आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये एक फेज है करेक्शन का, जहां पर थोड़ी सी लीवरेज पोजीशन हेज हो रही है, और शायद इस सीरीज के खत्म होने के बाद अगली सीरीज के लिए फिर आपको संकेत
आंकड़ों में बेहतर आते हुए दिखे। जी हाँ, लेकिन बड़ी बात यही रहेगी कि वायदे बाजार में स्थिति आज कैसी बनती हुई दिखाई देगी। ऑफकोर्स एक्सपायरी का दिन है, अब तक के संकेत क्या मिल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मार्च वाली रही है और ऑफकोर्स काफी उठापटक देखने को। एक्चुअली सीरीज ऑन सीरीज अगर आप देखें तो हम इतने बुरे नहीं है, मुश्किल से निफ्टी 1.5-2% नीचे है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ये सीरीज का काफी बेहतर रहा था, हमने अच्छी तेजी दिखाई थी। सेकंड हाफ में हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, कुछ बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़े आज के लिए आपके सामने दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 9,000 पर था, शिफ्ट होकर 8,600 पर आ गया है, यानी कि यहां से अपसाइड आपकी लिमिटेड है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो गिरकर 0.85 पर आ गया, वो ये बता रहा है कि बाजार हल्का हो चुका है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से, या फिर ये कह सकते हैं कि पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखी है, थोड़े शॉर्ट्स एक्सेस बनते हुए दिख रहे हैं। तीसरा आंकड़ा जो अहम है ऑप्शंस में, उस पर नजर डालिए। पहला तो ये कि 8450 के लेवल पर कल 6 से 7 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे, और वो ये बता रहे हैं कि बाजार में अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 8450 से 8500 की रेंज में है, और वहां पर शायद हम खुलते हुए दिखे। दूसरा, जो दो अहम आंकड़े दिख रहे हैं ऑप्शंस में, वो कॉल ऑप्शंस में 8,600 इस लेवल पर 22-23 लाख शेयर कल ही के सेशन में नए जुड़ते हुए दिखे। तो अब एक संकेत साफ दिख रहा है कि आपको हर ऊपर के लेवल पर प्रेशर दिखेगा। 8,550 पर भी 10-11 लाख शेयर नए जुड़े हैं, तो ये दो लेवल्स ऐसे हैं 8,550 से 8,600 जो बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इस बीच प्रीमियम पूरी गायब होती हुई दिखी है, मुश्किल से 1 पॉइंट की बची है। ओपन इंटरेस्ट में चाहे वो आप निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देखें, स्टॉक फ्यूचर्स देखें, हर जगह ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो सबसे बढ़िया बात कल के सेशन में ये हुई है कि ट्रेडर्स की पोजीशन काफी कम होती हुई दिखी है, और आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये पोजीशन और कम होती हुई दिखेगी। तो वायदा कारोबार के संकेत साफ तौर पर नर्वसनेस की तरफ। जी हाँ, काफी नर्वस संकेत दिख रहे हैं। और आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें, हमारे साथ कई सारे जानकार होंगे जो आपको बताएंगे यहां से आगे आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए मार्केट में पैसा कमाने के लिए। टेक चेक लेंगे रजत बोस से, फंडामेंटल नजरिया आपको बताएंगे देवांग मेहता, और सिद्धार्थ भामरे बताएंगे कि नई सीरीज के लिए क्या तैयारी हो और इस सीरीज की एक्सपायरी कहां पर होगी। क्रिकेट और म्यूचुअल फंड, बाजार के डायरेक्शन और क्रिकेट के मैच पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक खास मेहमान, और वो होंगे रिलायंस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज सुनील सिंघानिया। लेकिन इसके साथ ही बाजार पर आगे की रणनीति पर हम बात करेंगे केंद्रा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की रितु गंगराड़े अरोड़ा से भी। चाहो तो हमको आज़माना, प्यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को छाने का मौका बिल्कुल नहीं देने वाली, उनको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बाजार में, क्योंकि मार्च एक्सपायरी होने वाली है, अनिल बताइए, बुल्स छोड़ेंगे बेस को या नहीं? नहीं, मुझे लगता है जो शिखर धवन ने करके दिखाया, मुझे तानने वाला वैसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन वो थोड़ा बेयर्स के पक्ष में शुरुआत में ज्यादा दिखा है, लेकिन लगता है कि थोड़ा शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद बाजार शायद संभलने चाहिए, क्योंकि 8450, 8500 आंकड़ों के लिहाज से अभी भी बड़ा सपोर्ट लेवल है, तो हम उसे बहुत आसानी से बहुत जल्दी तोड़ें इसकी संभावना कम है। तो गैप डाउन ओपनिंग तो होगी, फिर आप ये देखेंगे कि शायद उन लेवल्स के आसपास थोड़ी बहुत शॉर्ट कवर होती हुई दिखे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी नीचे की तरफ दिखा रहा है। अब एक्सपायरी किन लेवल्स पर हो सकती है जो आंकड़े दिखा रहे हैं, देखिए 8500 पर
पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 8600 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो एक्सपायरी के दिन बहुत कम ऐसा दिखता है कि आपको 100 पॉइंट की रेंज में ही रस्साकशी वाला मामला दिखे। तो एक्सपायरी का अंदाजा लगाना ज्यादा आसान काम है आज बाजार के लिए। वो अंदाजा ये हो सकता है कि आप 8500 के नीचे शायद एक्सपायरी ना देखें और 8600 के ऊपर ना देखें, लेकिन इसमें एक ही चीज है जो शायद इस रेंज के बाहर एक्सपायरी दे सकती है, और वो ये कि चूंकि पिछले 7 सेशन से बाजार का मूड माहौल काफी कमजोरी का है, और अगर एक सेल ऑफ मार्च एंडिंग की वजह से आपको आखिर में देखने को मिले तो फिर शायद आप एक्सपायरी 8450 या उसके नीचे भी जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ तो संकेत साफ दिख रहा है, 8600 के ऊपर एक्सपायरी देने के मूड में बाजार नहीं है। तो उम्मीद करें कि हायर साइड पर, और दूसरी बात है कि लगातार 4 सेशन से ऐसा हो रहा है, हम खुल रहे हैं मजबूत और उसके बाद कमजोर होते हैं, तो आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद शायद ऊपर जाने के चांस ज्यादा बनते हैं। लेकिन 8600 तक पहुंचना मुश्किल रहेगा। मुश्किल है, काफी मुश्किल है। तो ऐसे में आज के सेशन के लिए बेहतर तो यही होगा कि ज्यादा एक्शन क्रिकेट के मैदान पर ही देखा जाए और किया जाए, बजाय इसके कि आप मार्केट में बेहद एक्टिव हो। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, आप मार्केट छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग है, अगली सीरीज के लिए लॉन्ग पोजीशंस को रोल ओवर कर लें, कोई चिंता की बात नहीं। देखिए ये बात सही है कि अगले 10 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा अपनी लॉन्ग पोजीशंस में एक्शन लौटने के लिए, क्योंकि अप्रैल सीरीज की शुरुआत में काफी छुट्टियां हैं। तो जो कुछ भी फुल फ्लेज ट्रेडिंग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से बनता हुआ दिखेगा। तो ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग पोजीशन करने का, रोल ओवर करने का मौका है। जहां तक मंदी करने वाले ट्रेडर्स है उनके लिए 8450 या इसके नीचे के आज लेवल मिले बेहतरीन है। मैं ये कह रहा हूं शॉर्ट कवर कर लीजिए और उसके बाद इंतजार कीजिए पुल बैक का, और आपको मौका मिलेगा पुल बैक में ऊपर की तरफ बाजार में फिर से शॉर्ट करने का। तो आज शॉर्ट ना करें, शॉर्ट कवर करें, ये ज्यादा सही होगा। अगले 1-2 सेशन में कभी भी बाजार आपको बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। और तीसरी बात जो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर और कुछ हद तक आज दिग्गज शेयर भी अगर अच्छा करेक्शन दे तो अगली सीरीज के लिए उनमें खरीदारी का बेहतरीन मौका है, निवेशकों के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी। जी हाँ, तो मौका जरूर है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान पर हो या फिर बाजारों में। जैसे अनिल कह रहे हैं कि शॉर्ट करने से दूर रहें, शॉर्ट कवरिंग पर आज शायद फोकस रहेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपको बताएंगे कि इन शेयरों में आज मौका है खरीदारी या फिर बिकवाली का। ब्रेक के बाद बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया हमेशा। Everyone's watching the match, everyone's rooting for India, and I'm sure Virat will make India shine. India! 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 India tomorrow win final. जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आज का दिन एक्शन पैक्ड रहेगा, मैच पर नजरें रहेंगी, लेकिन साथ ही बाजार में भी आपको मौका ही मौका मिलने वाला है खरीदारी और बिकवाली करने का। कौन से शेयर आपके नजर में होने चाहिए, उस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ है वरुण दुबे और साथ ही सोनम मेहता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए सबसे पहले तो टेलीकॉम स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, क्योंकि 19 दिनों बाद और 115 राउंड के बाद आखिरकार जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन था वो खत्म हो चुका है। सरकार ने अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए जुटाए इस पूरे स्पेक्ट्रम ऑक्शन से, जो कि करीब 67% प्रीमियम पे है, जो कि सरकार ने इसके पहले जो सोचा था, जो दाम लगाया था। और 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज में सबसे ज्यादा एग्रेसिव बिडिंग देखने मिली है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला है, जो कि जो टेलीकॉम कंपनीज है उन्होंने इस पूरे नियम के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, और इसके बाद ही पता चलेगा कि किसको कितना स्पेक्ट्रम मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आज का दिन टेलीकॉम कंपनीज के लिए। टाटा पावर के काउंटर पर खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाम्बिया के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर ने करार कर लिया है। यहाँ पे ITPC में 50% के स्टेक के लिए टाटा अफ्रीका होल्डिंग्स करार किया है। ये ITPC एक जॉइंट वेंचर है टाटा पावर और ज़ाम्बिया की यूटिलिटी कंपनी जेस्को बी बीच, और ये पावर प्लांट जो है वो इसी कैलेंडर ईयर 2015 में चौथे तिमाही में कमीशन हो जाएगा। वहीं एमटेक ऑटो के काउंटर पे आपको खास नजर रखनी होगी, क्योंकि खबरें ऐसी है कि ये कंपनी विदेशी कंपनी TRW ऑटोमोटिव होल्डिंग्स कंपनीज के सस्पेंशन बिजनेस को खरीदने जा रही है। इसके एडवांस स्टॉक्स में है ये, करीब $500 मिलियन में ये डील होते हुए दिखाई देगी, और कंपनी के लिए ये टेक्नोलॉजी और ओवरसीज एक्सपांशन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। महिंद्रा का काउंटर भी फोकस में आता हुआ, जहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में है कंपनी लग्जरी कार डिजाइनर पिनिफेरन के साथ। यहाँ पे कंपनी में मेजॉरिटी % या फिर कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के लिए।
और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पे आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि इस कंपनी पे आरबीआई ने जो क्रेडिट डिसबर्समेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसे आरबीआई ने हटा दिया है। लेकिन आरबीआई ने इनको साफ कहा है कि इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9.5% से नीचे नहीं जाना चाहिए। एलएनजी का काउंटर फोकस में जहां पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने सारे नॉन कोर बिजनेसेस से एग्जिट करेगी। वित्त वर्ष 2016 में अपने इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन कारोबार को अलग करके सब्सिडी के तौर पर लिस्ट करेगी। इसके अलावा पीपावर डिफेंस के काउंटर पे आपको खास नजर रखनी होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसी सजेस्ट कर रही है कि इस कंपनी का जो 7,600 करोड़ का कर्ज था उसे लेंडर्स ने अप्रूव कर दिया है सीडीआर के लिए। बजाज ऑटो के काउंटर पे खास नजर रखिएगा, क्योंकि बजाज ऑटो आज अपने नया पल्सर RS 200 लॉन्च करने वाली है। यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रांड या फिर ये नया लॉन्च कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने मोटरसाइकिल सेल्स को बढ़ाने के लिए, जो काफी वक्त से काफी गिरा हुआ ही है। वहीं JSW एनर्जी के काउंटर पर नजर रखें, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी के इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाने के लिए यहाँ अप्रूवल दे दिया है। करीब 7,500 करोड़ तक ये इन्वेस्टमेंट लिमिट बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया है। अब फंड एक्शन पे नजर, डायनामिक टेक लिमिटेड में सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने कंपनी के 3 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। वही गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं और HDFC प्रूडेंट फंड ने भी कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा एक्सिस केट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड में इस कंपनी के प्रमोटर ने जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 20,65,000 शेयर्स बेचे हैं। 250 रुपए प्रति शेयर के भाव पे यह सौदा हुआ है। और आखिर में निफ्टी इंडेक्स में होने वाले बदलाव पे खास नजर रखिएगा। ये सब लागू हो जाएगा आज की एक्सपायरी के बाद, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में ये सारे बदलाव लागू हो रहे हैं, जहां पे निफ्टी इंडेक्स में से DLF JSPL को बाहर किया जा रहा है और आइडिया सेल्यूलर और यस बैंक को शामिल किया जाएगा निफ्टी इंडेक्स में। निफ्टी जूनियर में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस USL को शामिल किया जा रहा है। वही CNX मिड कैप में ऑरबिंदो फार्मा, भारती इन्फ्राटेल, भूषण स्टील, HDIL, TV18 को बाहर किया जा रहा है और इनकी जगह लेंगे DLF, DHFL, JSPL, मेरिको और वोकहार्ट फार्मा। तो ये सारे स्टॉक से जहां आज रहेंगे एक्शन में, लेकिन 9 बजे तक तो आपको बिल्कुल भी चैनल बदलना नहीं है, क्योंकि अभी मैच शुरू होने में वक्त है। तब तक 9 बजे तक हम आपके लिए पूरी तैयारी कर देंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ करना चाहिए, एक्शन क्या होगा, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्या लेवल्स होंगे, किस तरह से आपको ट्रेडिंग रणनीति पहले ही बना लेनी ताकि बाद में मैच में आपको कहीं कोई ब्रेक न लेना पड़े। लेकिन एक ब्रेक इस वक्त ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि गैस के नए फॉर्मूले पर मॉर्निंग स्टार इंडिया के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पीयूष जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। जानेंगे कितना फायदा होगा पावर कंपनियों को, क्या बैंक्स के इतने जो भारी भरकम कर्जे हैं उन्हें कम करने में या उन्हें NPA होने से बचने में मदद मिलेगी। इन सब पर चर्चा करेंगे और साथ ही स्टॉक पर राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। इंडिया 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 इंडिया। और सरकार ने बंद पड़े गैस प्लांट के लिए नए फॉर्मूले का ऐलान किया और उस पर क्या असर पड़ेगा इस पर एक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग मेहता फंडामेंटल राय देने के लिए, तकनीकी राय देने के लिए रजत बोस भी है और पीयूष जैन है मॉर्निंग स्टार के, जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। पीयूष, आपके पास आऊं उससे पहले एक मार्केट पर कॉल ले लेते, क्योंकि आज फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग होने के आसार दिख रहे हैं। और रजत, चार्ट पर क्या सिचुएशन दिख रही है? 7 दिनों से कमजोरी है। रोज हम ओपनिंग पॉजिटिव कर रहे हैं, आज ओपनिंग नेगेटिव होने के आसार है। लेकिन क्या ट्रेंड जिस तरह का दिखता है कि दिन के दौरान या आखिरी 1-1.5 घंटे में चाल बदल जाती, तो एक्सपायरी के दिन क्या वैसे ही ट्रेंड की उम्मीद करें कि दिन के अंत में जब बाजार बंद हो रहे होंगे 2 बड़ी पॉजिटिव खबरें आएंगी कि बाजार हरे निशान में बंद हो रहे हैं और इंडिया की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है? बहुत बढ़िया है। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो आपने सेलिब्रेट करेंगे, वो तो बात सही है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपने संडे के दिन भी ट्रॉफी लेके घर आए। हाँ, बात यह है कि इंडिया की तरह शानदार प्रदर्शन अगर मार्केट ने किया होता तो बढ़िया होता मार्केट, लेकिन आज जो नीचे की तरफ खुलेगा उसमें
8,470 का जो मेजर सपोर्ट है वो सपोर्ट अगर नहीं टूट जाए तो एक रिकवरी की उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि उस लेवल से हो सकता है कुछ शॉर्ट कवरिंग होगा और जो कल भी फ्रेश शॉर्ट किया उसको भी कुछ अच्छा पैसा मिलने के बाद में कवर करने की गुंजाइश भी बन जाएगा। तो उसके चलते एक बार फिर से 8500 के ऊपर अगर पहुंच जाए, देखिए 8470 अगर नहीं टूटता है तो 8492 इज द क्रिटिकल लेवल टू वॉच आउट फॉर। बियॉन्ड दैट हम बोलेगा कि 8515 से लेकर 8530 ये काफी महत्वपूर्ण जोन होगा, इसको पार किए बगैर कोई खास रैली नहीं होगा। तो ये तो 8530 तक दिन में कभी भी एक पुल बैक हो सकता है, लेकिन बात का खतरा तब पैदा होगा अगर कोई कारण से 8470 का लेवल भी टूट जाए, तब देखिए 8450 भी टूट सकता है, लेकिन उसका उम्मीद थोड़ा अभी कम ही है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग में जो होगा उसके नीचे चला जाएगा, मतलब 8470 के नीचे जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। एंड कमिंग टू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, आई एम बेटिंग ऑन 18211 मेजर सपोर्ट एरिया, 18211 टू अबाउट 18188 ये सपोर्ट जोन अगर नहीं टूटता है तो बैंक निफ्टी में भी कोई लेटर ड्यूरिंग द डे, चाहे वो कोई बायंसी आए कि इंडिया अच्छा खेल रहा है, कुछ भी बोल के अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो 8350 के आसपास भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 8350 से लेके 18,400 उसी के ऊपर चलने से ही फिर बैंक निफ्टी में कोई जोश आएगा। बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूज टू बी वीक, ऊपर में जाने से जब तक 8,600 का लेवल पार करके सस्टेन नहीं करते, वो चाहे आज नहीं हो कल भी अगर नहीं कर पाता है तो इसमें फिर से सेलिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी इज द रियल पार्टी पूपर इन माय व्यू, तो उसको भी नजर पे रखिए। बट डेफिनेटली आज के दिन एक शॉर्ट कवरिंग तो उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल ओके तो शॉर्ट कवरिंग रेडार पर रहेगी और होपफुली हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और पार्टी को खराब ना करे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और जाहिर तौर पर वो बल्लेबाजी ही पहले करने वाले हैं, तो भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब तक जो पूरे फॉर्म में है फटाफट वो विकेट ले और यहाँ पर ज्यादा रन बनाने का मौका बिल्कुल ना दे ऑस्ट्रेलिया टीम को। पूरा जो अभी तक मैच की शुरुआत हो रही है ना, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी हो रही है। जो मैं सोच रहा था कि पहले टॉस जीते, आप पहले बोलो ये सोच रहे हो, दोबारा तीन दफा बोलो कि इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा। नहीं वो तो है ही, लेकिन पहले हमें बॉलिंग करनी है और 10 विकेट निकालने हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बड़े एरोगेंट है और वो ये समझते हैं कि हम बहुत धोएंगे, लेकिन हमारे बॉलर्स आज अच्छी खासी विकेट्स लेने वाले हैं और फिर जो चेज हम करेंगे तो अब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यानी कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में भी और शॉर्ट कवरिंग ऑस्ट्रेलिया की अच्छी धुलाई के बाद हिंदुस्तान की टीम की तरफ से भी होती हुई दिखेगी, उम्मीद की जाए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और पीयूष जैन हमारे साथ है। पीयूष, जो कल शाम सरकार ने फैसला लिया, कह सकते हैं गैस पुलिंग को लेकर, ऐसे प्लांट्स जहां पर दिक्कत है, गैस नहीं मिल पा रही, सरकार इंपोर्ट करेगी गैस और उसके बाद रिवर्स बिडिंग के चलते उन्हें बोली लगाने का मौका मिलेगा, 30% तक गैस दी जाएगी। क्या वाकई में बड़ी रिलीफ है इन पावर प्लांट के लिए कि सिर्फ 30% गैस का लिंकेज हो रहा है, या फिर ये मदद करेगा पूरी तरह से इन प्लांट्स को रिवाइव करने में? क्या ऐसा हो पाएगा? गुड मॉर्निंग। तो आई थिंक मैं शुरुआत करूंगा बिकॉज मैच का माहौल है। तो मैच की भाषा में गवर्नमेंट ने जो गैस से बिजली उत्पादन करते हैं उनके लिए एक अच्छी पिच सेट कर दी है। ओके। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये यहाँ पे कि यहाँ पे इन जो एसेट्स हैं, ये जो प्लांट है, यहाँ पे कोई बिजली उत्पादन नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से ये सभी के लिए खराब था। जो पावर कंपनीज थी, जो बैंक है जिन्होंने लोन दिया था, तो ये सबसे पहला एक राइट स्टेप है कि आप गैस पूलिंग कर रहे हो। लार्जली अभी गैस इंपोर्ट होगी और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये नहीं मान रहे हैं कि इस स्टेप से जो पावर प्लांट है वो 70 से 80% पे आ पाएंगे। तो लार्जली जो गवर्नमेंट ने कहा है वो उसका कारण यही है क्योंकि इम्पोर्टेड जो गैस होती है वो बहुत महंगी है, तो उसको इम्पोर्ट करने का मतलब है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी और ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी देना नहीं चाहेगी। तो इसलिए 30 से 35% जो है हम मान रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइज होगी और ये पावर कंपनी को मदद करेगी उनका डेट सर्विस करने में। तो कैश जनरेट होगा, उनके जो अभी पावर प्लांट है जो एकदम बंद पड़े थे, तो इसकी वजह से उनके फाइनेंशियल्स पे अच्छा असर आएगा
प्लस आपकी जो पाइपलाइन कंपनीज हैं उनके लिए भी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है। आपने कहा जिन कंपनियों के पावर प्लांट बंद पड़े थे उनके लिए फायदा जरूर रहेगा, उनके लिए एक रिलीफ जरूर है। कौन सी कंपनियां उस लिहाज से आपको लग रहा है ज्यादा फायदे में रहेंगी? क्योंकि यहाँ पर माना यही जा रहा है कि टोरेंट पावर, जीवीके, जीएमआर, रिलायंस पावर जैसी कंपनियों के हित में फिलहाल ये कदम गया है। बिल्कुल, ये चारों कंपनी जो आपने नाम दिया है ये चारों कंपनियों का डायरेक्ट बेनिफिट है इससे। इसके बाद आई थिंक रिवर्स बिडिंग ऑप्शन से और समझ में आएगा कि किस कंपनी को बेसिकली कितना सब्सिडी क्वांटम जो है वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अभी जो पहली नजर में देखने में आ रहा है वो ये कंपनी इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट है और जो सप्लाई कैश फ्लो आएगा जी। और जो सप्लाई करेंगे उसमें गेल, जीएसपीएल और जीएसपीएल कितनी तैयार है? गेल ऑफ कोर्स उसके इन्वेस्टमेंट्स काफी बड़े हैं, लेकिन जीएसपीएल जैसी कंपनी जीएसपीएल में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, हम उसको कवरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये पाइपलाइन कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार है। जो कंस्ट्रक्शन अभी बचा है वेस्ट से ईस्ट में वो कनेक्टिविटी लगभग इस साल हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से जहां पहले हम वेस्ट से ईस्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसमें काफी बेनिफिट आएगा और लागत में कमी आ जाएगी। प्लस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगले 2 से 3 साल में बहुत सारे रीगैसिफिकेशन टर्मिनल ईस्ट कोस्ट पे तैयार हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इम्पोर्टेड गैस है वो डायरेक्ट ईस्ट कोस्ट से आ जाएगी और इससे भी लागत में कमी आएगी। ओके पीयूष, ये बताएं कि आज जेएसपीएल वाले मामले की भी सुनवाई है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है जेएसपीएल पर? क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर सरकार की जो दलील है जो आज इसमें आने वाली है उस पर अगर कोर्ट सहमत ना हो तो क्या जीएसपीएल के लिए एक रिलीफ के तौर पर देखा जा सकता है या फिर मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाना ही ये सबसे पहली कंक्लूसिव लाइन है कि बिकॉज अगर हाई कोर्ट में अगर फेवरेबल नहीं होता है तो नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में जाया ही जाएगा। लेकिन अगर इन द एंड अगर जजमेंट जो है वो जेएसपीएल के फेवर में आता है तो वो थोड़ा नहीं वो काफी बड़ा रिलीफ होगा और वो एक बड़ी रिलीफ रैली होगी। देखो जहां पे ऑलरेडी जेएसपीएल है अभी ये काफी सबड्यूड, काफी लोअर वैल्यूएशन है और ये लार्जली इसी डर पे बेस्ड वैल्यूएशन है कि उनको कोल ब्लॉक नहीं मिलेंगे जो कि बहुत ही पास में है और इसका मतलब ये होगा कि लॉजिस्टिक एडवांटेज खो देंगे और कोल बेसिकली महंगा कोल उनको लेना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया पीयूष आपका पूरा अपडेट और एनालिसिस देने के लिए। और इस बीच सन फार्मा और रैनबैक्सी का मर्जर पूरा हो चुका है। मर्जर के बाद कंपनी की क्या योजनाएं, इन सब पर हम एक खास एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी से इस ब्रेक के बाद। बाजार पर राय देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, रजत बॉस और देवांग मेहता। कुछ शेयरों पर किया जाए फोकस। देवांग, जो हम अभी बात कर रहे थे पीयूष जैन से गैस पूलिंग को लेकर, रिलायंस पावर, जीवीके, जीएमआर, लेंको, टोरेंट, ये 4-5 ऐसे स्टॉक हैं जिनके पावर प्लांट्स कुछ हद तक बंद पड़े हुए हैं। उनके लिए गैस मिलना आसान होगा, सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा, रिवर्स बिडिंग करनी होगी कि कितनी कम सब्सिडी में ये काम चला सकते हैं। तो 30% भी प्लांट चल गया तो कम से कम नुकसान कवर हो जाएगा, बैंक्स के लिए एनपीए नहीं होते दिखेंगे। ये बताएं, क्या इन 4-5 स्टॉक में कहीं कोई आपको खरीदारी का मौका दिखता है? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे डाउट है कि इसमें बहुत बड़े मूव्स आएंगे। चांसेस है कि ये कंपनीज बहुत ही डेट के बर्डन के अंदर है या जो भी प्लांट्स इनके नहीं चल रहे थे, बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो एक रिलीफ रैली अच्छी मिलेगी। नेचुरली जितने लोग स्टक है इसमें इनको एक मौका मिलेगा। ये डिसीजन जो कल लिया गया है, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है। ओवरऑल जितने प्लांट बंद पड़े हैं, जितने भी उनको एक कनेक्टिविटी मिलेगी, लिंकेजेस मिलेंगे, तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। बट ये 4-5 स्टॉक जो आप बोल रहे हो उन पे अभी भी बहुत सारी दिक्कतें बनी हुई है, लेकिन ये कहूंगा कि यहाँ पे डेफिनेटली मौके हैं लोगों के लिए, एक ट्रेडर के लिए शायद और भी मौके हो सकते हैं। यहाँ से 10-15% के मूव्स आ सकते हैं, बट फंडामेंटली बहुत ज्यादा कुछ ये कंपनीज के लिए इमीडिएट लेवल पे चेंज नहीं होता है। यहाँ पर रजत, टेक्निकली आपको कहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन तमाम काउंटर्स में, लैंको, जेएमआर, जीवीके या फिर रिलायंस पावर में? देखिए, इसमें मैं जो देख रहा हूं कि रिलायंस पावर अभी एक डाउन ट्रेंड में है। 55 का लेवल जो मेजर सपोर्ट था उसको फिर से दोबारा टेस्ट कर रहे हैं।
इसमें जब तक 60-62 के ऊपर नहीं जाएगा तो कोई खास रिकवरी इसमें आएगा बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप बाउंस बैक के लिए खेलना चाहते हैं तो टेक्निकली वही है। लेकिन एक चीज बोलना चाहिए यहाँ पे कि चार्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें शायद ये जो अनाउंसमेंट आया है ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो इसका डिस्काउंटिंग जब होगा और वो अगर 60-62 पार कर लेगा तो अच्छी है। जहां तक GMR का सवाल है, ये मैं यही कहूंगा कि इस काउंटर में थोड़ी सी ऊपर मतलब 18 के आसपास जाते ही इसमें सेलिंग आता है। जब तक उसके ऊपर जाके सस्टेन ना करे तब तक कोई मतलब बोलना ही मुश्किल है कि इसमें कुछ अच्छा मूवमेंट होगा कि नहीं। और देखिए ये पिछले दिनों में अपना 200 डे मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट किया था। 18 से 20 के बीच में ये जो सप्लाई जोन है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज बाउंड्री बना के ही वो खत्म करता है, ये पार करने से ही फिर इसमें मूवमेंट आएगा। नहीं तो एक बाउंस बैक के लिए कोई ट्रेडर अगर खेलना चाहता है तो वही मतलब अभी भी टेक्निकली none of the stocks that you mentioned barring Lanco Industries which I have not seen कि उसमें कोई खास मूवमेंट नजर पे नहीं आ रहा है। आज अगर होगा और ये जो लेवल्स मैंने बताया इसके ऊपर चले तो बढ़िया है, नहीं तो कोई खास मूवमेंट होगा ऐसा उम्मीद नहीं करता हूँ। परफेक्ट। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट इनफैक्ट जिसपे 2 स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है वो सन फार्मा और रेनबैक्सी है। स्टार परफॉर्मर है दोनों ही शेयर, क्या जबरदस्त तेजी दिखी इन शेयरों में और वो हुई है सन फार्मा और रेनबैक्सी के मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन फाइनली एक के बाद एक सारे के सारे अप्रूवल्स जो आने थे वो कंपनी के लिए आ चुके। अब फॉर्मली मर्जर हो गया, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। मर्जर के बाद कंपनी की रणनीति क्या है, इस पर सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी से बातचीत की एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता ने। आइए सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले रैनबैक्सी के मर्जर पर। आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी बन चुके हैं। आप अब इस कंपनी को कैसे आगे लेके जाना चाहेंगे और इन टर्म्स ऑफ इन फाइनेंशियल टर्म्स ये मर्ज एंटिटी कैसे दिखेगी? So post the merger, the size of the company will be around $4.5 billion, and the idea for us is to give appropriate support to all the businesses so that all the 5 businesses of the company, which is our branded formulation business in India, the branded business in emerging market, the generic business in US and in other regulated market, the global consumer health business and the pharmaceutical raw material business, all of these businesses grow faster than the market. So, आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए हैं, शायद ये 14th एक्विजिशन है आपका। तो इस एक्विजिशंस के जो टर्न अराउंड पिक्चर दिखाई दिया है वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है सन फार्मा के लिए। उनके नंबर्स का इम्पैक्ट भी आपके कंपनी पर आया है। अब रैनबैक्सी को भी यहाँ पे टर्न अराउंड करना होगा, इसको आप किस तरह लेंगे, कितना चैलेंजिंग रहेगा ये? So what we've announced is that post the merger we see a potential synergy benefit of around $250 million over next 3 years, and that will come both by increased growth of the business as well as doing business more cost effectively. So the idea is that this will help company improve its profitability and have enough revenue and resources to invest for its future growth. क्योंकि रैनबैक्सी के काफ़ी सारे प्लान्स कंसेंट डिक्री में है, उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होगा ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको आप कैसे रैनबैक्सी को कैसे इस तरह टैकल कर पाएंगे, कैसे आप इन चैलेंजेस को किस तरह स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं इसके लिए आप? I think we have to fundamentally understand what is the problem, why people are manipulating data in the facilities, and we have to remove all the underlying reason for people to manipulate information, because people generally want to do well and they don't want to cheat. People are forced to cheat because of external pressures. So if you find a way to remove the external pressure and give enough support to people so that they can be honest and forthright, I have seen in my experience that
people change very rapidly. फिर आखिरी सवाल के एक्विजिशंस को लेकर और कौन से एक्विजिशंस आप देख रहे हैं नियर टर्म में? कोई ऑलरेडी बातचीत जारी है? कोई हो रहा है? As on today, I think the focus is to make the acquisition of Ranbaxy successful. Done. Thank you so much. Thank you. Thank you. इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहां पर मौके हैं आज चौके और छक्के लगाने के। बाजार में ढेर सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, उस पर करेंगे आगे बातचीत हमारे जानकारों के साथ ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, रजत बोस और देवांग मेहता और सिद्धार्थ भामरे भी, और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन। JSPL, देवांग, बड़ा दिन है, हिट विकेट हो जाएगा स्टॉक को या फिर कहीं कोई एक अच्छी इनिंग की उम्मीद कर सकते हैं अब यहां पर इतना पिटने के बाद? आई थिंक टीम से तो बाहर हो गया है तो निफ्टी से निकल बाहर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो गया है या वॉट एवर। सो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। हम देख रहे हैं कि फंडामेंटली भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नजरिया नहीं है स्टॉक के लिए फिलहाल। बहुत ज्यादा अगर जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, शॉर्ट पोजीशंस वगैरह हो तो कवर हो सकती है क्योंकि आज एक्सपायरी का डे है, बट फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई ज्यादा बाइंग आएगी। इनफैक्ट जो नए एंट्रेंट्स है जो भी निफ्टी में, येस बैंक, आइडिया सेल्युलर, उनके लिए मुझे अच्छा टाइम लग रहा है। और येस बैंक हम बहुत समय से सजेस्ट कर रहे हैं, हमें लग रहा है यहां से फंडामेंटली काफी अच्छी अपसाइड है येस बैंक में। ओके, तो JSPL में जैसे आपको बता भी पहले रहे थे कि निफ्टी से बाहर हो रहा, तो उससे काफी गिरावट आई थी, लेकिन आज वो केस हाईकोर्ट में जाएगा और यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, नहीं तो ऑफ कोर्स ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन रजत, JSPL जैसे अनिल कह रहे थे कि विकेट बचा पाएगा या नहीं अपनी? वो देखिए, विकेट बचा पाएगा कि नहीं पाएगा वो तो हाईकोर्ट बताएगा। हाईकोर्ट अगर फेवरेबल राय देता है तब तो अच्छा है, तब। लेकिन जैसा आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि 150 से लेके 125 का जो रेंज था, ये अक्टूबर से लेके फरवरी इसी के बीच में JSPL ट्रेड करता था। ये एक काफी जबरदस्त सपोर्ट जोन माना जाएगा। और जिस दिन ये जबरदस्त रूप से गिरा था, उस दिन भी ये 140 तक पहुंच के फिर बाउंस बैक किया था। तो ये इस काउंटर के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन है, बट ये एक पराया स्टॉक बन चुका है जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है। ओनली वैल्यू इन्वेस्टर्स ही इसमें कुछ करेगा। और आज के दिन अगर फेवरेबल राय कुछ आता है हाईकोर्ट की तरफ से, तब तो अच्छी तरह शॉर्ट कवरिंग होगा। लेकिन एक चीज मान के चलिएगा, 160 में पहला पड़ा हुआ है, उसको पार करने से 170 से 74, ये जब तक पार नहीं करेगा तो कोई खास मूवमेंट इसमें नहीं आएगा। बट फॉर एनी वैल्यू इन्वेस्टर JSPL इज डेफिनेटली वर्थ अ लुक। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्पेस है, वो है टेलीकॉम स्पेस की, जहां पर ग्राउंड एम्पायर्स ने अपना फैसला दे दिया है, ऑक्शन हो चुकी है, लेकिन यहां पर भी मामला थर्ड एम्पायर के पास जाता हुआ दिख रहा है। वो है सुप्रीम कोर्ट, जो अपना फाइनल फैसला देगा। समझा ये जा रहा है कि बोलियां तो लग गई, भारी भरकम लगी है, कंपनियों के लिए बड़ी मार पड़ेगी। इनकी एसोसिएशन इसका अपोज भी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, थर्ड एम्पायर क्या कहता है, इस पर भी हम एक टेलीकॉम स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, राय लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दो इंटरेस्टिंग चीजें होगी। पहला तो ये, हमेशा की तरह 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन होने वाला ही है, तो हम आपको बताएंगे कहां शुरुआत होगी हमारी, रुपए की शुरुआत कैसी होगी। और इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियाई टीम दोनों ही पहुंच चुकी है ग्राउंड में, तो बस पहला ओवर भी फेंकने की तैयारी है हमारी तरफ से। तो क्रिकेट और मार्केट दोनों पर हमारी पैनी नजर इस ब्रेक के बाद।